नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 17 नवंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। मिलन ने सुभाष को दिया क्रिप्टो ठगी का प्लान। उत्तर प्रदेश के शातिर ने बनाए ठगी के सॉफ्टवेयर। हिमाचल में क्रिप्टो करेंसी नाम से लोगों से अरबों रुपए की ठगी करने का खेल मंडी के सुभाष शर्मा ने अकेले नहीं रचा है, बल्कि इस खेल में पर्दे के पीछे एक और असली किरदार मिलन गर्ग है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले मिलन गर्ग ने मंडी के सुभाष शर्मा के साथ हिमाचल व आसपास में 2500 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया है। मिलन गर्ग और सुभाष की मुलाकात दुबई में हुई थी और यहीं से क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी का खाका तैयार किया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला मिलन गर्ग इससे पहले हाइपेनेक्स योजना के माध्यम से भी करोड़ों की ठगी कर चुका है। इसके बाद क्रिप्टो के माध्यम से मिलन गर्ग ने सुभाष शर्मा को साथ लेकर सबसे बड़ी ठगी को अंजाम दिया है। अब बताया जा रहा है कि सुभाष के दुबई भागने के बाद मिलन गर्ग थाईलैंड भाग चुका है। हालांकि एसआईटी उसकी असली लोकेशन की जांच कर रही है। मिलन गर्ग ने ही 3 साल में MLM नेटवर्क के लिए 5 अलग अलग सॉफ्टवेयर तैयार करवा कर दिए थे। इन सॉफ्टवेयर को मिलन गर्ग ही ऑपरेट करता था। जब जब लोगों को शक होने लगा तो मिलन गर्ग यह सॉफ्टवेयर बदलवाता गया। ये सॉफ्टवेयर देश से बाहर तैयार करवाए गए। जनवरी 2022 में हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े एजेंट की जब दिल्ली में सुभाष शर्मा के साथ अंतिम बैठक हुई थी, तो इस बैठक में पहली बार मिलन गर्ग भी सामने आया था। इससे पहले हिमाचल के सैकड़ों एजेंट ने मिलन गर्ग का नाम ही सुना था। इस बैठक में स्वयं मिलन गर्ग ने स्वयं बताया था कि इस स्कीम का सारा सॉफ्टवेयर वह संभाल रहा है और सबका पैसा सुरक्षित है। जांच में यह भी बात सामने आई कि इस खेल में सुभाष ने स्वयं अपनी कोई आईडी नहीं लगाई थी। सारा पैसा सुभाष तक ही पहुंचता था, लेकिन उसके नाम से कोई आईडी नहीं मिली है। सारे खेल में मास्टर आईडी हेमराज, सुखदेव व मिलन गर्ग के नाम से हैं। इससे तीनों को घर बैठे हर माह करोड़ों रुपए की कमीशन आती थी। शुरुआत में सुभाष के एजेंट होने के साथ साथ मिलन गर्ग को छोड़कर बाकी सभी सुभाष की 5 फर्जी कंपनियों में पार्टनर भी बन गए थे। ईडी के राडार पर 5 महिलाएं। इस सारे मामले में 5 महिलाएं प्रवर्तन निदेशालय ईडी की राडार पर हैं। 5 महिलाओं में पंजाब के जीरकपुर की 1, हमीरपुर की 2, ऊना व बद्दी की 1 महिला शामिल है। इन्होंने कोरवियो, वास्को व हाइपेनेक्स योजना चलाकर लोगों से करोड़ों रुपए का निवेश करवाया है। इनमें से 2 महिलाएं पुलिस की गिरफ्त में हैं। शातिर फोटो एडिटर ऐप्स से चुरा रहे डाटा, अलर्ट रहने की सलाह। गूगल ने प्ले स्टोर से हटाए 3 मैलिशियस ऐप्स। साइबर ठग फोटो एडिटर ऐप्स से भी आपके फोन से डाटा चोरी कर सकते हैं। इसको लेकर साइबर सेल शिमला ने भी एडवाइजरी जारी की है। इसके अलावा गूगल ने भी प्ले स्टोर से 3 मैलिशियस ऐप्स को हटा दिया है। इन एंड्रॉयड ऐप में मैजिक फोटो लैब फोटो एडिटर, ब्लेंडर फोटो एडिट्रीजी फोटो बैकग्राउंड एडिटर और पिक्स फोटो मोशन एडिट शामिल हैं। बताया जा रहा है कि यह ऐप यूजर्स की पर्सनल जानकारी और पैसे की चोरी कर रहे थे। हालांकि ऐप अब प्ले स्टोर पर नहीं है, लेकिन यूजर्स को सलाह दी गई है कि वे इन ऐप्स को डिवाइस से तुरंत हटा दें। एक सुरक्षा फर्म ने खुलासा किया कि तीनों ऐप यूजर्स को ट्रिक करने के लिए
और उनके बैंक अकाउंट तक पहुंचने के लिए फेसबुक लॉगिन का इस्तेमाल कर रहे थे। लॉग इन विद फेसबुक एक सामान्य ऑप्शन है जो कई ऐप और वेब पोर्टल यूजर्स को प्रदान करते हैं। कई यूजर्स इस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ा चुनते हैं ताकि उन्हें एक नया अकाउंट बनाने और समय बचाने की जरूरत न हो। सुरक्षा फर्म के अनुसार ये ऐप्स इस साइन इन डाटा का इस्तेमाल यूजर्स की क्रेडिट डिटेल्स और उनकी पर्सनल जानकारी तक पहुंचने के लिए कर रहे थे। अब से यूजर्स को लोकप्रिय फोटो एडिटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करने का प्रयास करना चाहिए ताकि उनके डाटा चोरी होने की संभावना कम हो। साथ ही यूजर्स को किसी भी ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें हमेशा ग्रामेटिकल और फैक्चुअल एरर की तलाश करनी चाहिए क्योंकि ऐसे ऐप्स छायादार हो सकते हैं और आपके डाटा के लिए असुरक्षित हो सकते हैं। एसपी साइबर क्राइम रोहित मालपानी का कहना है कि मोबाइल फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए केवल आधिकारिक स्टोर का ही उपयोग करें। शातिर फर्जी ऐप्स के जरिए मोबाइल फोन से पर्सनल डाटा चोरी कर ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि एंड्रॉयड ऐप में मैजिक फोटो लैब फोटो एडिटर, ब्लेंडर फोटो एडिटरीजी फोटो बैकग्राउंड एडिटर और पिक्स फोटो मोशन एडिट शामिल हैं। एसपी ने कहा कि सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल न करने पर फोन में अकाउंट को लॉग आउट करके रखें। हर विधानसभा में होगा आदर्श स्वास्थ्य संस्थान। संजय अवस्थी ने 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वाहनों को दिखाई हरी झंडी। स्वास्थ्य सेवाओं को जनोपयोगी और उन्हें घरद्वार तक सुगम बनाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार में मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने गुरुवार को निदेशालय स्वास्थ्य सेवाओं के प्रांगण से 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति के लिए रवाना करते हुए अपने संबोधन में कहा कि यह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आर्ट ऑफ लिविंग संस्था ने हिमालयन उन्नति मिशन के तहत स्वास्थ्य विभाग को भेंट किए हैं। संजय अवस्थी ने कहा कि प्रदेश के सभी अस्पतालों का शीघ्र ही डिजिटाइजेशन कर दिया जाएगा, जिससे अस्पतालों में आने वाले रोगियों को उपचार करवाना सुविधाजनक होगा। संस्था के प्रतिनिधि मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ही प्रियंका वर्मा, कार्यकारी स्वास्थ्य निदेशक डा अंबिका चौहान, अतिरिक्त निदेशक ताशी संडू, संयुक्त निदेशक डा घनश्याम उपाध्याय, उप निदेशक डा देवेंद्र शर्मा के अतिरिक्त अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। 6 विशेषज्ञ चिकित्सक देंगे सेवाएं। सीपीएस संजय अवस्थी ने कहा कि प्रदेश के बड़े अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों को भी इन संस्थाओं के साथ जोड़ने की योजना है। सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं, जहां प्रत्येक मॉडल अस्पताल में 6 स्पेशलिस्ट चिकित्सक तैनात किए जाएंगे। अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण व सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। सर्दियों से निपटने को कर ले तैयारी। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सभी जिलों के उपायुक्तों से की बैठक। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने अधिकारियों को हिमस्खलन और भारी बर्फबारी वाले क्षेत्रों में मानव संसाधन, मशीनरी और अन्य आवश्यक सामग्री की अग्रिम तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उपायुक्तों से कहा कि भारी बर्फबारी के खतरों को देखते हुए ऊंचे दर्रों या अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की ओर ट्रैकर्स या यात्रियों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए तत्काल आदेश जारी किया जाए। वे गुरुवार को सर्दी के मौसम से संबंधित तैयारियों को लेकर विभिन्न विभागों के प्रमुखों और सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बिजली बोर्ड, पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग को तैयारी करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने संबंधित विभागों को सड़कों का प्रभावी ढंग से रखरखाव करने और सड़क के किनारे नालियों और पुलियों से बर्फ हटाने, किसी भी अप्रिय घटना के मामले में तत्परता सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में अग्नि हाइड्रेंट का एक नेटवर्क बनाने, पानी के पाइप और बिजली के खंभों के भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों से जरूरत पड़े पर जेसीबी, ट्रक और 4x4 वाहनों सहित अन्य मशीनरी किराए पर लेने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। बैठक में शिमला और अन्य जिलों में एनडीआरएफ की पूर्व तैनाती के मामले पर चर्चा की। एनडीआरएफ ने अपनी बचाव टीमों के लिए 9000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थान प्रदान करने का भी प्रस्ताव दिया। पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति विभाग, विद्युत बोर्ड, एनडीआरएफ और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने भी बैठक में तैयारियों पर एक प्रस्तुति दी। पत्रकार की विश्वसनीयता ही उसकी उपलब्धि, राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर बोले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि खबरों से ही एक पत्रकार की पहचान होती है और पाठकों के बीच पत्रकार की विश्वसनीयता ही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता में सत्यता, वस्तुनिष्ठा, पारदर्शिता और निष्पक्षता की अपेक्षा रहती है। पिछले 2 दशकों में पत्रकारिता के क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन का प्रभाव साफ देखा जा सकता है। आधुनिक युग में सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत तेजी से हो रहा है। पत्रकार महत्वपूर्ण सामाजिक घटनाओं, सरकार के काम से संबंधित जानकारी और अन्य सूचनाओं को सच्चाई और तथ्य के आधार पर समाज के समक्ष प्रस्तुत करने का दायित्व निभाते हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर कृत्रिम मेधा के दौर में मीडिया की भूमिका विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया जगत से जुड़े लोगों को इस दिवस पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। समय के साथ पत्रकारिता के तरीकों में भी बदलाव देखने को मिला है और मीडिया में आज नई तकनीकें अपनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया और ब्रॉडकास्ट मीडिया के साथ ही आज सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन हर माध्यम की अपनी एक महत्ता है जो कभी कम नहीं होगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने भी नवीन प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को अपने विभागों में शामिल करने की पहल की है। इसी का परिणाम है कि आज सरकारी क्षेत्र के सभी विभाग ईफिस से जुड़ रहे हैं। उन्होंने आह्वान किया कि वर्तमान प्रदेश सरकार के विकासात्मक कार्यक्रमों एवं कल्याणकारी योजनाओं को प्रदेश के लोगों तक पहुंचाने में अपनी सार्थक भूमिका निभाएं। मीडिया की भूमिका सराहनीय। मुख्य संसदीय सचिव, सूचना और जनसंपर्क संजय अवस्थी ने कहा कि आजादी से लेकर वर्तमान तक मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान मीडिया की भूमिका सराहनीय रही है। इससे पूर्व निदेशक सूचना और जनसंपर्क राजीव कुमार ने विभाग की ओर से सभी का स्वागत किया। कंपनियों की लीज मनी के मामले निपटाएगी सरकार, प्रोजेक्ट डेवलपर फर्मों के साथ बैठक में बोले राजस्व मंत्री। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए निवेशकों को अनुकूल सुविधाएं प्रदान कर रही है। सरकार प्रदेश में स्थापित विभिन्न परियोजनाओं में शामिल प्रोजेक्ट डेवलपर कंपनियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयासरत है। आज यहां प्रदेश में स्थापित विभिन्न परियोजनाओं में शामिल प्रोजेक्ट डेवलपर कंपनियों के साथ पट्टा राशि, लीज मनी के संदर्भ में आयोजित बैठक के दौरान राजस्व मंत्री ने कहा कि विभिन्न प्रोजेक्ट डेवलपर कंपनियों ने अपना अपना पक्ष रखा।
जिस पर प्रदेश सरकार गहन विचार करेगी और लीज मनी से संबंधित मामलों को निपटाने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश सरकार राज्य में निवेश करने वाली कंपनियों को सभी सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ आवश्यक सहयोग भी प्रदान कर रही है। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को ऐसे सभी मामलों की सूची तैयार कर सभी कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित कर वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। इस अवसर पर प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा, निदेशक ऊर्जा हरिकेश मीणा, विभिन्न प्रोजेक्ट डेवलपर कंपनियों के प्रतिनिधि, ऊर्जा तथा राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में गुरुवार को जल शक्ति तथा बागबानी विभाग के साथ हिमाचल प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय बागबानी सिंचाई एवं मूल्य संवर्धन परियोजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जगत सिंह नेगी ने कहा कि परियोजना को सफल बनाने के लिए विभागों को बेहतर तालमेल के साथ कार्य करना चाहिए। परियोजना के तहत किए जा रहे विभिन्न कार्यों की निगरानी की जाए, जिससे यह परियोजना समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित हो सके। बागबानी मंत्री ने एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित एचपी शिवा परियोजना को जमीनी तौर पर सफल बनाने के लिए विभाग के अधिकारियों को फील्ड में जाकर हितधारकों की समस्याएं जानने तथा उनका समाधान करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सचिव बागबानी सीपाल रासू, निदेशक बागबानी संदीप कदम, प्रबंध निदेशक एचपीएमसी सुदेश कुमार मोखटा, परियोजना निदेशक एचपी शिवा देवेंद्र ठाकुर, जल शक्ति तथा बागबानी विभाग अधिकारी भी उपस्थित थे। बंद होगा ड्रग एडिक्टेड का नशा मुक्ति केंद्र, हमीरपुर पुलिस शिमला स्थित अथॉरिटी को लिखेगी पत्र। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT हमीरपुर में छात्र की मौत के बाद नशे के सौदागरों और इसमें इन्वॉल्व लोगों की धरपकड़ में लगी हमीरपुर पुलिस ने 11 नवंबर को पंजाब से जिन 2 आरोपियों को पकड़ा था, उन्हें कोर्ट ने पुलिस के आग्रह पर गुरुवार को एक बार फिर से पुलिस रिमांड में भेज दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि अभी इनसे पुलिस कुछ और जानकारी जुटाना चाहती है। वहीं शुक्रवार को भी इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि अमनप्रीत उर्फ अमन पावलो निवासी नकोदर और करपाल सिंह उर्फ कम्मा धंडोवाल नकोदर जिला जालंधर को पुलिस ने 11 नवंबर को पंजाब से गिरफ्तार किया था। वहीं जिला ऊना के घनारी स्थित अपर भंजाल में आरोपी अमनप्रीत द्वारा जो जीवन ज्योत ड्रग काउंसलिंग व रिहेबिलिटेशन सेंटर नशा मुक्ति केंद्र चलाया जा रहा है, उसे बंद करवाने के लिए हमीरपुर पुलिस शिमला स्थित संबंधित अथॉरिटी से पत्राचार करेगी। इसी नशा मुक्ति केंद्र की आड़ में अमनप्रीत नशे का कारोबार चला रहा था ताकि किसी को उस पर शक न हो। मेडिकल रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि अमनप्रीत खुद ड्रग एडिक्टेड है, उसे चिट्टे की लत है, इसी लालच में वह इस धंधे में जुड़ गया था। बता दें कि इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद हमीरपुर पुलिस ने ऊना में चल रहे इस नशा मुक्ति केंद्र में भी दबिश दी थी, जिसके बाद पुलिस के हाथ कुछ जरूरी सुराग भी लगे थे। अमनप्रीत और करपाल से पुलिस रिमांड में हुई पूछताछ के दौरान पुलिस के हाथ कई महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लगी हैं, जिसके बूते पुलिस जल्द और गिरफ्तारियां भी इस मामले में कर सकती है। उधर एसपी हमीरपुर डा आकृति शर्मा ने बताया कि दोनों आरोपियों को 1 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। मामले में जांच की जा रही है। संसदीय सीटों पर आदिवासी कांग्रेस का विस्तार, प्रदेशाध्यक्ष रवि ठाकुर ने तैनात किए प्रभारी और सह प्रभारी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदिवासी कांग्रेस विभाग के अध्यक्ष लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने 4 संसदीय क्षेत्रों के लिए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं।
इसके अतिरिक्त संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और संगठन की गतिविधियों की निगरानी के लिए जिला प्रभारियों की भी नियुक्तियां की गई है। हिमाचल प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के संयोजक संगठन महेश शर्मा ने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष रवि ठाकुर के आदेशानुसार कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के लिए ठाकुर सिंह बिष्ट को प्रभारी और तेंजिंग टंडुप को सह प्रभारी लगाया है। शिमला संसदीय क्षेत्र के लिए शेर सिंह को प्रभारी और ग्यालसन दोरजे को सह प्रभारी बनाया है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए ललित कुमार को प्रभारी व सुभाष नहरिया को सह प्रभारी बनाया है। मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए सोहन सिंह को प्रभारी और कुमारी सुरेखा को सह प्रभारी नियुक्त किया है। महेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार जिला स्तर पर संगठन के क्रियाकलापों और गतिविधियों की निगरानी सहित संचालन के लिए प्रदेश पदाधिकारियों को जिलावार जिम्मेदारियां दी गई है। इसके तहत सुरेश ठाकुर को जिला कांगड़ा और चंबा का प्रभारी, त्रिलोक चंद को जिला बिलासपुर और मंडी, कैलाश ठाकुर को जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू, लोकजंग को जिला किन्नौर और शिमला दिग्विजय कटोच को ऊना और हमीरपुर जिला सहित दविंद्र सिंह को सोलन और सिरमौर जिला का प्रभार सौंपा है। उन्होंने कहा कि ये नियुक्तियां तत्काल प्रभावी होंगी। सुगम चुनाव संचालन समिति में पहली बार 3 दिव्यांग बेटियां। भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश में दिव्यांगों के दृष्टिगत गठित राज्य सुगम चुनाव संचालन समिति में पहली बार 3 दिव्यांग बेटियों को शामिल किया है। तीनों बेटियां असिस्टेंट प्रोफेसर है। राज्य संचालन समिति के सदस्य और दिव्यांगों के लिए कार्यरत संस्था उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रो अजय श्रीवास्तव ने बताया कि समिति का उद्देश्य आगामी लोकसभा चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया को दिव्यांगजनों के लिए बाधा रहित और इंक्लूसिव बनाना है। इसकी तैयारियों के लिए नवगठित समिति की पहली बैठक 17 नवंबर को राज्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में आयोजित होगी। राज्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति में शामिल 3 दिव्यांग असिस्टेंट प्रोफेसर है, मुस्कान, प्रतिभा ठाकुर और अंजना ठाकुर। इनके अलावा समिति में दिव्यांगों के प्रतिनिधि के तौर पर ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन के अध्यक्ष शोभूराम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ द डेफ के महासचिव दीपक शर्मा शामिल है। दृष्टिबाधित मुस्कान राज्य चुनाव विभाग की यूथ आइकन भी है। संचालन समिति में प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशक, SC/OBC अल्पसंख्यक एवं दिव्यांगजन विभाग के निदेशक, CRC सुंदरनगर के असिस्टेंट प्रोफेसर मंजीत सैनी और निर्वाचन विभाग में सुगम चुनाव के विशेष कार्य अधिकारी शामिल है। भरमौर कुल्लू में भीषण अग्निकांड, संचुई के बाड़ी में आग ने बेघर किए 3 परिवार। भरमौर की ग्राम पंचायत संचुई के बाड़ी गांव में गुरुवार को 8 कमरों का 2 मंजिला मकान आग की भेंट चढ़ गया। इसमें 3 परिवार प्रभावित हुए हैं। घटना में राजस्व विभाग ने 15 लाख रुपए के नुकसान होने का आकलन किया है। इस घटना में साथ लगते एक मकान को भी आंशिक तौर पर नुकसान पहुंचा है। प्रशासन की ओर से पीड़ितों को 25,000 की राशि फौरी राहत के तौर पर प्रदान कर दी है। इसी बीच अतिरिक्त उपायुक्त भरमौर नवीन तंवर, SDM कुलवीर सिंह राणा व नायब तहसीलदार देवेंद्र गर्ग ने भी मौके का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया है। बहरहाल विधायक डा जनक राज ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश प्रशासन को दिए हैं। खबर की पुष्टि SDM भरमौर कुलवीर सिंह राणा ने की है। जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर बाद 1 बजे के आसपास बाड़ी गांव के दिला राम पुत्र जहरी राम
मदन पुत्र दिला राम व उमा शंकर पुत्र बिला राम के संयुक्त मकान में अचानक आग लग गई। 2 मंजिला मकान लकड़ी को होने के चलते आग की लपटों ने देखते ही देखते पूरे घर को घेर लिया। वहीं घटना स्थल पर स्थानीय लोग, डिग्री कॉलेज भरमौर के विद्यार्थियों समेत अन्य मौके पर पहुंच गए और आग को बुझाने के काम में जुट गए। इसी बीच फायर ब्रिगेड के खड़ामुख स्थित उपकेंद्र से भी एक टीम मौके पर पहुंची। लिहाजा पानी और मिट्टी के जरिए 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाते हुए अन्य घरों को आग की जद में आने से बचा लिया। जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के सरनाहुली गांव में गत बुधवार रात आग लगने से 1-2 मंजिला मकान में आग लग गई। आग लगने के चलते 6 कमरे पूरी तरह से जलकर राख हो गए और प्रभावित परिवार को 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और अब पुलिस व प्रशासन की टीम भी नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने में जुट गई है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण अपने स्तर पर आग पर काबू पाने लगे। पुलिस व अग्निशमन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक मकान राख हो चुका था। यह मकान डाबे राम का था और इस आग की घटना में घरेलू सामान सहित सोने के गहने भी जलकर राख हो गए। डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने बताया कि नुकसान की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। पुलिस की टीम आग लगने के कारणों की जांच में जुट गई है। प्रभावित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी और फौरी राहत दी जा रही है। मनाली के बाहंग में आग लगने से 3 खोखे जले। पर्यटन नगरी मनाली के बाहंग में गुरुवार को चादर से बने खोखों में आग लग गई। इससे लगभग 9 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई है। खोखों में नेपाली मूल का परिवार रहता था। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों की सहायता से अग्निशमन विभाग की टीम ने लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक 3 खोखे जलकर राख हो गए। आग से संतोष कुमार पुत्र वीरेंद्र, संतोष पुत्र धम बहादुर, मीना पत्नी सागर के खोखे इस अग्निकांड में जल गए। एसडीएम मनाली रमन कुमार शर्मा ने कहा कि पीड़ितों को 10 से 10,000 रुपए फौरी राहत के तौर पर दिए गए हैं। उत्तरकाशी में 6 दिन से टनल में फंसा मंडी का विशाल। उत्तरकाशी के निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल में पिछले करीब 6 दिनों से फंसे 40 मजदूरों को अभी भी टनल से बाहर नहीं निकाला जा सका है। फंसे लोगों में रिवालसर क्षेत्र की ग्राम पंचायत दहनों के गांव बगोंट तहसील बल्ह के विशाल 20 का नाम शामिल है, जो अन्य कर्मियों के साथ टनल में फंसा हुआ है। इस बात को लेकर विशाल के परिजनों की चिंताएं और बढ़ गई है तथा उनका रो रो कर बुरा हाल है। जैसे जैसे टनल में फंसे होने का समय बढ़ता जा रहा है, परिजनों का संयम टूट रहा है। सभी लोग सलामती की दुआ मांग रहे हैं। बता दें कि जैसे ही दीपावली के दिन विशाल के परिजनों को टनल हादसे तथा उसमें विशाल के फंसने की खबर मिली, तो उसके पिता धर्म सिंह व बड़ा भाई योगेश उत्तरकाशी के रवाना हो गए थे। मौके पर पहुंचकर उसके सुरक्षित बाहर निकले का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच उनकी विशाल के साथ बात भी हुई है। विशाल व उसका बड़ा भाई एक जगह कार्यरत है तथा बड़ा भाई दीपावली को लेकर घर छुट्टी आया था, जबकि विशाल करीब 1 महीना पहले ही ड्यूटी के लिए घर से गया था, लेकिन निर्माणाधीन टनल के धंध जाने के कारण वह अन्य मजदूरों के साथ उसमें फंस गया। परिजनों ने प्रदेश सरकार से भी मदद की गुहार लगाई है।
उत्तराखंड सरकार की तरफ से टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। चिट्टे के केस में 3 और आरोपी किए गिरफ्तार, कोटखाई में पकड़ा था 107 ग्राम चिट्टा। शिमला पुलिस की चिट्टा तस्करों पर कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने चिट्टा तस्करी के मामले में आरोपियों के बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बीते दिनों शिमला के उपमंडल ठियोग में शिमला पुलिस के विशेष सेल टीम द्वारा पुलिस चौकी बागी क्षेत्र में 107 ग्राम चिट्टा पकड़ा था। पुलिस ने चिट्टे के इस केस में 4 आरोपियों जिसमें बलबीर सिंह उर्फ फौजी, विपिन श्याम, रमन उर्फ शूटर, गणेश को HRTC की बस में 107 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा था। चिट्टे के साथ पकड़े गए इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना कोटखाई में केस दर्ज किया गया था। आरोपियों की पहचान पंकज शर्मा निवासी गांव मेल कलबोक तहसील कोटखाई शिमला, इंदर बहादुर निवासी गांव बटाड़ी कुमार सेन और अक्षय चौहान गांव कोठी तहसील कोटखाई जिला शिमला के रूप में हुई है। उधर DSP ठियोग सिद्धार्थ शर्मा का कहना है कि तीनों आरोपियों को अदालत में पेश करने पर 2 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। हाई कोर्ट के आदेश, कारोबारी को उचित सुरक्षा मुहैया करवाए पुलिस। पालमपुर के कारोबारी को धमकी के मामले में सुनवाई के पश्चात हिमाचल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने SP शिमला और कांगड़ा को आदेश दिए कि वे शिकायतकर्ता को उचित सुरक्षा मुहैया करवाएं। पिछली सुनवाई को कोर्ट ने इस मामले में SP शिमला और SP कांगड़ा से स्टेट्स रिपोर्ट तलब की थी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हैरानी जताई कि इस मामले में जान को खतरे जैसे गंभीर आरोप लगाने वाले पीड़ित की प्राथमिकी अभी तक दर्ज नहीं की गई, जबकि प्रार्थी के आरोपों से खुद को पीड़ित समझने वाले की तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। कोर्ट ने कहा कि प्रार्थी ने गंभीर आरोप लगाते हुए गैंगस्टर से अपने और अपने परिवार की जान को खतरे की बात कही है, फिर भी उसके लगाए आरोपों पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, जबकि मानहानि के आरोप लगाने वाले की तुरंत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। अब कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई 22 नवंबर को निर्धारित की है। इससे पहले प्रदेश हाई कोर्ट में DSP ज्वालाजी की हिदायत पर मौजूद महाधिवक्ता की ओर से बताया गया कि पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की शिकायत पर गुरुवार को ही कांगड़ा जिला में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। हर्ष निशांत का मॉडल रोकेगा सड़क हादसे। बाल विज्ञान सम्मेलन में नन्हे वैज्ञानिकों के मॉडल हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। भोरंज उपमंडल के एक निजी स्कूल के छात्रों ने एक ऐसा मॉडल वाहन तैयार किया है जिसे शराब के नशे में धुत व्यक्ति चाहकर भी वाहन नहीं चला पाएगा। यही नहीं, अगर किसी वाहन चालक की गाड़ी चलाते आंख लग जाती है तो वाहन उसी समय सड़क पर खड़ा हो जाएगा। ऐसे में नन्हे छात्रों के मॉडल को धरातल पर उतारा जाए तो न जाने कितने लोग सड़क हादसों का शिकार होने से बच जाएं। बता दें कि बाल स्कूल हमीरपुर में शुरू हुए 3 दिवसीय बाल विज्ञान सम्मेलन में नन्हे वैज्ञानिकों में हर्ष और निशांत ने यह मॉडल तैयार किया है। इस मॉडल की खासियत यह है कि शराब के नशे में कोई भी व्यक्ति इस मॉडल के वाहन को नहीं चला सकेगा, क्योंकि वाहन में लगाया गया सेंसर अल्कोहल के संपर्क में आते ही एक्टिव हो जाएगा और वाहन स्टार्ट नहीं होगा। ऐसे में शराब के नशे में धुत व्यक्ति चाहकर भी ड्राइविंग नहीं कर सकेगा, क्योंकि शराब के नशे में वाहन चलाने वाले चालक अपने साथ साथ दूसरों को भी खतरे में डाल देते हैं। इसके चलते हर वर्ष नशे की हालत में कई लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं।
इसके अलावा नन्हे वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सेंसर तैयार किया है, अगर ड्राइवर रात को अपने चश्मे पर लगा दे, तो जैसे ही ड्राइवर की आंख झपकेगी तो वाहन खुद व खुद ही बंद हो जाएगा। अगर चालक को वाहन चलाते समय नींद की झपकी आने लगे तो वाहन उसी समय सड़क पर अपने आप ही खड़ा हो जाएगा। छात्रों का यह मॉडल काफी सराहा जा रहा है। इसी तरह के कई मॉडल छात्रों ने बाल विज्ञान सम्मेलन में सजा रखे हैं, जो कि शिक्षकों के साथ साथ छात्रों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ब्रिटिश उपायुक्त से मिले विक्रमादित्य, खेल अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए मांगा सहयोग। ब्रिटिश उपायुक्त कैरोलिन रोवेट ने आज लोक निर्माण, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह से भेंट की। इस अवसर पर आपसी सहयोग के विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में विशेष तौर पर प्रदेश में खेल ढांचे के सुदृढ़ीकरण एवं खिलाड़ियों के प्रशिक्षण आदान प्रदान कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। इसके तहत हिमाचल एवं ब्रिटेन के मध्य मैत्री मैच आयोजित करने पर भी चर्चा की गई। इससे सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ ही क्षमता विकास और संबंधों को मजबूत करने में भी सहायता मिल सकेगी। हिमाचल ने खेल ढांचे के उन्नयन एवं इसमें निवेश, विभिन्न खेलों से जुड़े कोचों को आधुनिक कोचिंग, खिलाड़ियों के ऑनलाइन तथा ऑफलाइन कोचिंग, खेल मनोविज्ञान से संबंधित कोर्स एवं एक स्थायी संयुक्त समिति के गठन का भी आग्रह किया। इसके अतिरिक्त विभिन्न गतिविधियों के लिए निधि, प्रशासनिक आदान प्रदान कार्यक्रम, खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता में वृद्धि के दृष्टिगत अनुकूलन पाठ्यक्रम तथा हाई एल्टीट्यूड प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने में सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने ब्रिटिश उपायुक्त से प्रदेश में खेल अधोसंरचना को सुदृढ़ करने में हर संभव सहयोग का आग्रह किया। बैठक में हाल ही में भारी बरसात के कारण प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से भूधंसाव व भूस्खलन के कारण सड़कों व पुलों को हुई क्षति तथा प्रदेश सरकार व विभाग द्वारा जारी पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास कार्यों पर भी चर्चा की गई। सौर ऊर्जा योजनाओं की रूपरेखा जल्द करे तैयार, सीएम सुक्खू ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ आज यहां आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की और प्रदेश में सौर ऊर्जा योजनाओं की रूपरेखा जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने 100 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना पर युवाओं को 40% सब्सिडी देने की घोषणा की है तथा विभाग इस योजना को जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाने के दृष्टिगत इसकी रूपरेखा शीघ्र तैयार करे। सीएम सुक्खू ने कहा कि इस योजना से जहां हिमाचली युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं हिमाचल को हरित राज्य बनाने के वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों को भी इससे बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि यहां के पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। राज्य सरकार सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से स्थापित इकाइयों से 25 वर्ष के लिए बिजली की खरीद करेगी, जिससे युवाओं को आय के स्थायी स्रोत प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा इकाइयां स्थापित करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत राज्य सरकार 40% सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा, नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति राज्य सरकार का यह सक्रिय दृष्टिकोण न केवल पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देगा, बल्कि विकास और रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा।
जिससे हिमाचल देश में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में अग्रणी बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सौर ऊर्जा के दोहन को बढ़ावा दे रही है और वर्ष 2023 से 24 में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस दिशा में अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं और वर्तमान राज्य सरकार ने अपना पहला बजट भी हरित बजट के रूप में प्रस्तुत किया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने और प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों का पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उत्पादन महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार ई वाहनों के संचालन को भी बढ़ावा दे रही है तथा आने वाले समय में इससे प्रदेश में बिजली की मांग और बढ़ेगी। उन्होंने 21 नवंबर को भी ऊर्जा विभाग की दोबारा बैठक बुलाई है। जुआरियों से 18 लाख जब्त, 35 आरोपी धरे। गुप्त सूचना पर पुलिस ने की सबसे बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने जुआरियों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पोशना में 35 जुआरियों को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों से जुए में लगाई हुई 18.38 लाख रुपए की नकदी के साथ रंगे हाथ पकड़ा है। यह कार्रवाई कुल्लू जिला की निरमंड तहसील के पोशना में की गई। अब तक यह सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएसपी रामपुर आईपीएस अधिकारी शिवानी महल के नेतृत्व में दोनों पुलिस थाना रामपुर और पुलिस चौकी ब्रोकी पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। डीएसपी रामपुर आईपीएस अधिकारी शिवानी महल ने बताया कि 3 दर्जन के करीब जुआरी एक साथ बैठकर जुआ खेल रहे थे। गुप्त सूचना के बाद पुलिस थाना रामपुर और पुलिस चौकी ब्रोकी पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर कार्रवाई की गई। डीएसपी ने बताया कि पुलिस ने मौके पर आरोपियों द्वारा जुए में लगाई हुई 18,38,610 रुपए की नकद राशि जब्त की है। दिसंबर के अंत में होगा हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र, सरकार ने भेजे 2 प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला में होना है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश सरकार की ओर से शीतकालीन सत्र करवाने के लिए 2 प्रस्ताव विधानसभा सचिवालय को भेजे गए हैं। यह बात विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कही है। पठानिया ने कहा कि शीतकालीन सत्र करवाने को लेकर सरकार की तरफ से 2 प्रस्ताव आए हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय शीतकालीन सत्र करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र को करवाने के लिए 2 प्रस्ताव आए, जिनकी तिथियां 11 से 17 दिसंबर और दूसरा 18 दिसंबर से 25 दिसंबर का जिक्र किया गया है। अब प्रदेश सरकार की मर्जी है कि वह कब हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र को करवाना चाहती है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र का आयोजन कैलेंडर वर्ष में ही करवाना होता है, क्योंकि 2024 फरवरी में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र होना है, जिसमें प्रदेश सरकार के 1 साल का लेखा जोखा राज्यपाल द्वारा अपने अभिभाषण में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का ये सत्र 18 दिसंबर से 25 दिसंबर तक होने की पूरी संभावना है। सरनाहुली गांव में आग की भेंट चढ़ा 2 मंजिला मकान, 5 लाख रुपए का नुकसान। जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के सरनाहुली गांव में बुधवार रात के समय एक 2 मंजिला मकान में आग लग गई। आग लगने की इस घटना में 6 कमरे पूरी तरह से जलकर राख हो गए।
आगजनी की इस घटना में प्रभावित परिवार को 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और अब पुलिस व प्रशासन की टीम भी नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने में जुट गई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत शाट के सरनाहुली गांव में बीती रात 2 मंजिल मकान में आग लग गई। सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग पर काबू पाने लगे। वहीं इस बारे पुलिस व अग्निशमन विभाग की टीम को भी सूचित किया गया। अग्निशमन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आग पूरे मकान को राख कर गई थी। अग्निशमन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार यह मकान दाबेराम का था और इस आग की घटना में घरेलू सामान सहित सोने के गहने भी जलकर राख हो गए हैं। वहीं इसके साथ लगते 2 मकानों को आग लगने से बचाया गया। डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने बताया कि राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और अब नुकसान की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। पुलिस की टीम आग लगने के कारणों की जांच में जुट गई है। उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवार की जिला प्रशासन के द्वारा हर संभव मदद की जाएगी और फौरी राहत भी प्रभावित परिवार को दी जा रही है। जनता की डिमांड पर एचआरटीसी ने चंडीगढ़ दिल्ली रूट पर शुरू की स्पेशल बसें, 20% किराया एक्स्ट्रा। हिमाचल पथ परिवहन निगम हमीरपुर ने यात्रियों की डिमांड पर स्पेशल बसें चलानी शुरू कर दी है, ताकि दिवाली मनाकर वापस लौट रहे यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न झेलनी पड़े। निगम की दिल्ली व चंडीगढ़ रूट की रूटीन की सभी बसें बुधवार से एडवांस बुकिंग के चलते फुल चल रही है। ऐसे में दिल्ली चंडीगढ़ के यात्रियों को स्पेशल बसों में ही सीटें मिल पाएंगी। निगम रविवार तक यात्रियों की डिमांड पर स्पेशल बसें चलाएगा। यात्रियों से स्पेशल बसों में सामान्य से 20% अतिरिक्त किराया वसूला जा रहा है, क्योंकि निगम की दिल्ली चंडीगढ़ रूट की रूटीन की सभी बसें पहले से ही फुल हैं। इनमें यात्रियों को चाहकर भी सीटें नहीं मिल रही हैं। ऐसे में यात्रियों को हमीरपुर अड्डा के बुकिंग काउंटर पर स्पेशल बस की डिमांड देनी होगी, उसके मुताबिक ही बसें रूट पर चलाई जाएंगी। स्पेशल बसों की ऑनलाइन बुकिंग नहीं होगी। इनमें यात्रियों को ऑफलाइन ही सीटें बुक करवानी होंगी। स्पेशल बसों को हमीरपुर से वाया भगेड़ 4 लेन और ऊना होकर दोनों तरफ से भेजा जा रहा है, ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा सफर के दौरान न झेलनी पड़े। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।